जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 2 करने वाले हैं। चैप्टर है विश्व जनसंख्या, मतलब विश्व जनसंख्या, इसका वितरण, घनत्व मतलब डेंसिटी और वृद्धि। देखिए ये चैप्टर का नाम है, दिख रहा होगा। इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसके पहले ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का दोनों पार्ट है। दोनों पार्ट आप लोग के चैनल पर अपलोड है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ये जनसंख्या के बारे में बात किया गया है, ठीक है। सेंसेक्स, तो सेंसेक्स क्या है? देखिए हमारे यहाँ इंडिया में हर 10 साल पे जनगणना होता था, लेकिन जो 2021 का जनगणना होना था, इसके पहले 2011 में हुआ था। जो 2021 में होना था वो नहीं हुआ, मतलब वो कोरोना के कारण अभी तक नहीं हुआ, जो अभी तक हुआ ही नहीं है। और आगे देखिए कब तक होता है, इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी है नहीं है। तो जब होगा उसके बारे में बात करेंगे। आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। लिखा है, उम्मीद है कि स्पष्ट होगा। देखिए किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। देखिए जो देश के निवासी हैं वही क्या होते हैं? वास्तविक धन होते हैं। किसी भी देश के लिए जो वहाँ के नागरिक हैं वही उसके धन है। नागरिक ही नहीं रहेगा तो क्या है? कुछ नहीं है। देश में बहुत से संसाधन है, उसका उपयोग कौन करेगा? तो वास्तविक धन क्यों है नागरिक? कि जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। एक देश की पहचान उन लोगों से ही होती है। जैसे इंडिया 2011 के जब जनगणना हुआ था उस समय हम लोग सेकेंड नंबर पे थे जनसंख्या के हिसाब से। अभी हम लोग नंबर 1 पे हैं। तो एक होता है ना कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, उसके बाद चीन है, तो हम लोग का जनसंख्या ज़्यादा है, इसी आधार पे ना कहते हैं। तो जनसंख्या से ही एक देश की भी पहचान, मतलब वहाँ के नागरिक से ही एक देश की भी पहचान होती है। अब देखिए यहाँ के ही अब कोई अच्छे साइंटिस्ट नहीं करते हैं, आपके पास आदमी रहेंगे तभी ना अच्छा काम होगा। अब देखिए हमको क्या जानना आवश्यक है? यह जानना आवश्यक है कि किस देश में कितनी स्त्री और पुरुष हैं। हमारे देश में कितनी स्त्रियाँ मतलब फीमेल और कितने पुरुष यानी मेल हैं। प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब हर साल कितने बच्चे का जन्म होता है। कितने लोगों की मृत्यु मतलब डेथ होती है। क्या वो नगर में रहते हैं या गाँव में? क्या वो पौधे लिख सकते हैं तथा क्या काम करते हैं? यही वो तथ्य है जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। क्या क्या अध्ययन करेंगे समझ में आ गया? मतलब कितने मेल हैं, फीमेल हैं, कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोग डेथ करते हैं, वो नगर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं सकते हैं, काम करते हैं या नहीं, यही सब के बारे में बात करना। आइए कुछ बता दीजिए। 21वीं शताब्दी, मतलब 21वीं शताब्दी को जो प्रारंभ हुआ था तो विश्व की जनसंख्या थी 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। देखिए बाबू ये जो 600 करोड़ दिख रहा है ना, ये विश्व की जनसंख्या, ठीक है। और जो विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, मतलब इसका कोई एक रूप नहीं है, असामान्य रूप से। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी केसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। देखिए एक जॉर्ज बी केसी है, इनका कहना है ना कि एशिया में, हम लोग एशिया में ही हैं, बहुत अधिक स्थान पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। मतलब कहने का सेंस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है वहाँ पे कम लोग हैं, और जहाँ पे कम जगह है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। अब एग्जाम्पल के समझते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पे क्या जनसंख्या घनत्व कम है, डेंसिटी कम है। वही दिल्ली एक छोटा सा यूटी है, वहाँ पे क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। बिहार एक छोटा स्टेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंसिटी मतलब घनत्व बिहार में ही है, ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं। आगे आइए, विश्व में जो जनसंख्या का वितरण हुए उसके क्या प्रारूप थे, इसको समझते हैं। दिखा होगा यहाँ पे जनसंख्या के वितरण और घनत्व
गणतंत्र के पर्व हम किसी क्षेत्र की जानकीय विशेषता को समझने में मदद करते हैं। मतलब किसी क्षेत्र का क्या विशेषता है ये समझने में मदद भी करता है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपुष्प पर रोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जा सकता है। जनसंख्या से आप बता सकते हैं कि उस एरिया में रोग किस प्रकार बटे हुए हैं, इसका भी एक हो सकता है। अगर एक मोटे तौर पर अनुमान लगाएं तो विश्व की जनसंख्या का 90% लोग 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। कहने का मतलब है कि जो 90% पीपल है ना, 10% ज़मीन, अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ही निवास करते हैं। बात समझ में आ गया? 90% लोग 10% ही जो ज़मीन है उस पर निवास करते हैं, यही कहना है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। देखिए, अगर पूरे कंट्री की बात करें तो 193 कंट्री है, 192 या कभी आपको 193 भी दिखेगा, ज़्यादा भी यही है, ये पुराना है। लेकिन आप ये देखिए कि जो 10 देश हैं इसी में कितना पर 60% जनसंख्या है। ठीक है, ये 10 देश में 60% जनसंख्या है। अब एशिया के कुछ 6 देश बता रहे हैं, इनको पहचानिए। आइए आगे दिख रहा है। देखिए चीन, देखिए 2011 के हिसाब से जनसंख्या, अभी हम आप लोग को चैप्टर स्टार्ट किए तो बता दिए कि चीन उस समय नंबर 1 पे था, इंडिया 2 पे था, अभी इंडिया आगे निकल गया चीन से। ये जनसंख्या करोड़ में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चीन 1400 करोड़ के पास में है, मतलब 1300 समथिंग के पास है चीन। इंडिया 1200 प्लस है, दिख रहा है। देखिए यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे चीन है। यहाँ पे देखिए और भी देश का, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको का दिया हुआ। तो आप एक चीज़ देखिएगा, चीन और भारत के आसपास बाकी कोई कंट्री नहीं है क्या? यहाँ पे देखिए नीचे से देखिएगा तो मेक्सिको हो गया, रूस हो गया, बांग्लादेश हो गया, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसमें 200 करोड़ से भी कम जनसंख्या। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में ही 200, बांग्लादेश में ही 200 करोड़ से भी कम जनसंख्या। लेकिन हमारे पास क्या है, 1200 करोड़ से अधिक जनसंख्या। तो कुछ आप लोग को समझ में यहाँ से अनुमान लग गया होगा कि हमारे पास जनसंख्या कितना है। आइए अब आगे देखते हैं। दिखा होगा जनसंख्या का घनत्व, मतलब डेंसिटी, भूमि के प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों को पोषण की सीमित क्षमता होती है। देखिए एक इकाई में मतलब आपके पास एक रूम है तो एक लिमिट संख्या में उसमें आदमी रह सकता है, 5-6, इससे ज़्यादा नहीं ना, 50 आदमी नहीं ना घुसा दीजिएगा एक रूम में। वही कहा है कि भूमि के प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की पोषण की सीमित क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है बाबू? सीमित। अंतर लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। संख्या के बीच और अनुपात, भूमि का जो अनुपात है, ये दोनों को समझना क्या आवश्यक है। यही अनुपात क्या है? जनसंख्या का घनत्व है। ठीक है, यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। मतलब 1 किलोमीटर में कितना आदमी रह रहा है इसी के रूप में मापा जाता है। आइए जनसंख्या का घनत्व देखते हैं। तो ऊपर में जनसंख्या, नीचे में क्षेत्रफल, समझ में आएगा? ऊपर में जनसंख्या, नीचे में क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए क एक प्रदेश है, क को बिहार मान लीजिए। ठीक है, क क्या है? बिहार। क एक प्रदेश है, इसको बिहार मानते हैं। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बिहार है। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 100 वर्ग किलोमीटर।
और जनसंख्या 1.5 लाख, 1 से 100,000 10,000 तो लाख, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकले, ऊपर में क्या बोले हैं जनसंख्या, तो 1.5 लाख और नीचे में 100। तो देखिए 2 जीरो यहाँ पे तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 5 0, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है 1500 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1500 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यही ना। तो निकालने का आप लोगों को फॉर्मूला याद आएगा, ये पूछा मतलब ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा गया, तो शायद 2020 से 21 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब हमको कन्फर्म डेट याद नहीं आ रहा, तो आप याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है जनसंख्या अपॉन बढ़ते क्षेत्रफल, ठीक है। आइए जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारक, जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो भौगोलिक कारक देख लेते हैं क्या क्या, जल की उपलब्धता, मतलब जहाँ पे जल उपलब्ध है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। आइए इसको थोड़ा सा समझिए। जल जीवन का क्या है, स्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ये मानते हैं कि नहीं, बिना पानी के रह सकते हैं। अब इसमें कुछ होगा ऊँच लोग तो अलग बात है, लेकिन गधो पानी पीता है। अंतर लोग उन क्षेत्र में बसने का प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने, पशुओं, फसल, उद्योग हर काम में किया जाता है। तो जहाँ नदियाँ है, घाटियाँ है, वहाँ पे क्या है, सबसे घने बसे हुए क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भू आकृति, सेकंड है। इसका मतलब क्या होता है, लोग समतल मैदान में रहता है, मतलब एक प्लेन मैदान में लोग रहना पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसल का उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। मतलब जो फसल उत्पादन हो जाएगा, सड़क निर्माण हो जाएगा, इंडस्ट्री लगाने के क्या सही है। अब पर्वत पे अब जाके पहाड़ पे क्या, पहाड़ को काट के खेत बोइएगा, दशरथ माझी बनिएगा, नहीं ना। अब तुम लोग कहाँ दशरथ माझी बनोगे, फ़ोन पे बतियाने से छुट्टी है किसी को। आगे देखो, पर्वतीय पहाड़ीय क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है। जो पर्वत है, पहाड़ है, क्या है, परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है, मतलब वहाँ पे रोड नहीं ना बन सकते हैं। इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग में ये सब कृषि के लिए भी क्या होते हैं, अनुकूल नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गाँव का मैदान विश्व के सर्वाधिक संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में से एक है। सॉरी, गंगा का जो मैदान है विश्व के सर्वाधिक संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, मतलब गंगा के मैदान पर ही अधिकांश शहर है। जबकि हिमालय के पूर्वीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, कम जनसंख्या, ठीक है। विरल मतलब कम, ठीक है। आगे देखते हैं, अब 2 रीजन हो गया, थर्ड देखते हैं। जलवायु, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का कैसा जलवायु है, अति उष्ण अथवा ठंडे अवस्था की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक है। अब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा वहाँ पे असुविधाजनक है ही। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र के लिए अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है, जहाँ पे हर मौसम मतलब मौसम चेंज होते रहे। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आधुनिक कालों से बसे हुए हैं। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, तो इतिहास के मतलब बहुत सालों से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। मुद्दा है, देखिए जो मृदा मिट्टी है ये कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं। यहाँ पे क्या है, दोमट मिट्टी है बाबू, ठीक है। यहाँ पे अधिक लोग निवास करते हैं क्योंकि ये मुद्दा है। मृदाएँ क्या है, गहन कृषि का आधार बन सकती है। क्या भारत में उन क्षेत्रों का नाम बता सकते हैं जहाँ कम उपजाऊ है, मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। जहाँ पे कम उपजाऊ है वहाँ पे जनसंख्या कम है। आप लोग कम से कम 2 ऐसा जगह कमेंट में हमको बताइएगा कौन कौन है, ठीक है। नहीं तो जब पार्ट इसका सेकंड बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है।
तो आप लोग को याद रहेगा कि आपका क्या क्या आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्थिक कारक, देखिए कुछ आर्थिक, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग अभी जो देख रहे थे ये भौगोलिक कारक थे। ठीक है, इसके बाद जो देख रहे हैं ये आर्थिक कारक हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। क्या हो गया जी आज? चल, खनिज, खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योग को आकृष्ट करते हैं। जो खनिज निक्षेप से युक्त क्षेत्र हैं क्या करते हैं? उद्योग को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियों रोजगार उत्पन्न करते हैं। जहाँ पे खनन है वहाँ पे रोजगार उत्पन्न होगा ही। देखिए जहाँ पे खनन की व्यवस्था वहाँ पे हम फैक्ट्री लगाने में नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि हमारा सामान आसानी से मिल जाएगा। अंत कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुँचते हैं। कुशल मतलब जिनको काम का अच्छा ज्ञान है, जिनको कम ज्ञान है वो भी पहुँचते हैं। और जनसंख्या क्या बना देते हैं? संघान बना देते हैं। अफ्रीका के कटगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इससे एक अच्छा उदाहरण है। अफ्रीका के जो कटगा है, जाम्बिया, तांबा पेटी एक अच्छा उदाहरण है। हम लोग अपने पास एग्जाम्पल देखते हैं बाबू। हैदराबाद, गुजरात, मतलब जहाँ पे फैक्ट्री है बिहार के लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं कि नहीं? वही चीज़ है। आइए नागरिकरण देखते हैं। नगरीकरण में क्या है? नगर में बसना, नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक एवं चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन, संचार, बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। देखो नगर में क्या है, आपको बेहतर अवसर मिलेगा, शैक्षणिक, चिकित्सा ये सभी सुविधा मिल जाएगा, परिवहन, संचार ये सब सुविधा का, संचार मतलब कम्युनिकेशन। आपका देखिएगा गांव में जाइएगा तो कहीं कहीं पे नेटवर्क नहीं आएगा, लेकिन टाउन में ये सब दिक्कत नहीं है। यही सब जो सुविधाएं हैं यही लोगों को क्या करते हैं, गांव से नगर की तरफ खींचती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है? प्रवास होता है। क्या होता है बाबू? प्रवास। और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। अब एक जगह से आदमी एक दूसरे जगह आएगा तो वहाँ पे तो जनसंख्या बढ़ेगी ही। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकृष्ट करता है। मतलब विश्व में जो विराट नगर है, मुंबई हो गया, जो दिल्ली हो गया, हर साल कुछ न कुछ आदमी कमाने वहाँ जाता ही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के बहुत से साथ के लोग होंगे जो आपसे एक दो साल सीनियर होंगे, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे या कुछ लोग कमाने चले गए होंगे। आइए देखते हैं औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण, औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते हैं, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवा उपलब्ध कराने भी होते हैं। जापान के कोबोसाक प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति का सघन बसा हुआ है। जापान का कोबोसाक प्रदेश है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसी को हम अंडरलाइन करते हैं ताकि आप ध्यान में रखिए और ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपसे बने, आप अच्छा मार्क्स लाइए। आइए आगे देखते हैं। दो कारण हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, इसको देख लेते हैं। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि देखेंगे। आइए इसको देखते हैं। कुछ स्थान धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। तो कुछ ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसके कारण लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। जहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक अशांति है, जहाँ पे हमेशा मारपीट हो रहा है, तो आदमी छोड़ कर नहीं चला जाता, बाय यहाँ पे क्या रहना। कई बार सरकार लोगों को बृहद जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। कहने का जहाँ जनसंख्या कम है तो अधिक जहाँ पे जनसंख्या नवाज से कहती है सरकार कि आप लोग वहाँ पे जाइए, आपको ये सुविधा दिया जाएगा। मतलब कुछ ऐसा वो भावना ऐसी देगी कि आप वहाँ पे जाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्या आप अपने प्रदेशों से ऐसे कुछ उदाहरण को सोच सकते हैं जहाँ पे कम जनसंख्या है? अगर आपके दिमाग में आता है तो बताइएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब हमको देखना है जनसंख्या वृद्धि।
इससे पहले एक पॉइंट और बता देते हैं आप लोग को, हम अभी नहीं बताए थे। आइए देखिए एक आपको स्टेटमेंट दिखा होगा किनका, ये वाफो और इमोशन का। इमोशन का एक स्टेटमेंट है, स्वयं से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। मतलब स्वयं से नहीं, केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र क्या बनता है, मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान के खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, मतलब सत्य सच्चाई और सम्मान के खातिर जो डटे रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, परिश्रम मेहनत करते हैं, अपने न्यूनता बगल में रहते हैं, मतलब अपने काम में रहते हैं, जो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं तब भी वो क्या अपना साहस दिखाएं कि हम नहीं जाएंगे। जैसे हमारे गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू को, मतलब आज़ादी के समय वही लोग राष्ट्र के स्तंभों को गहरी नींव डालते हैं। क्या करते हैं बाबू, गहरी नींव। ठीक है, और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं, मतलब एक नींव डाल के उसे ऊपर उठाते हैं, मतलब देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आइए हम लोग को जनसंख्या से देखना, तो आज के वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं। जनसंख्या से हम लोग कब देखेंगे, आज के इतना ही। अगर आप लोग को कुछ दिक्कत होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। जिसका कहिएगा पहले उसी चैप्टर या उसी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी कहिए, ज्योग्राफी, उसी का बना के आप लोग को दे देंगे। ठीक है, बस आप लोग नवंबर ये लास्ट में ही है, 2 महीना का समय है, पढ़िए थोड़ा सा। आज के इतना ही, धन्यवाद।